नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है दृढ़ पिंडों का संतुलन। तो आज हम लोग दृढ़ पिंडों के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। दृढ़ पिंडों का संतुलन। और कल मैंने आपको बताया था, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित होता है, जब पिंड पर आप क्या करते हो, बल लगाते हो, तो बल लगाने से पिंड के रेखीय संवेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है, जिससे पिंड कौन सी गति कर पाता है, जिससे पिंड अपना स्थानांतरण गति जो है वो कर पाता है। यदि पिंड पर आप लोग लगाते हो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लगाने से पिंड में क्या होता है, कोणीय संवेग आता है। ठीक है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है और इससे घूर्णन गति जो है वो उत्पन्न होती है। किसी भी पिंड को आप लोग यांत्रिक संतुलन में कब कहोगे, कोई भी दृढ़ पिंड है उसकी यांत्रिक संतुलन की जो अवस्था होगी, तो आप यांत्रिक संतुलन में पिंड को कब कहोगे, जब पिंड पर लगने वाले बल तथा बल आघूर्ण का मान 0 हो। या आप कहोगे कि कोई पिंड यांत्रिक संतुलन में होगा कब, जब रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग जो है वो समय के सापेक्ष क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। यानी रेखीय संवेग और कोणीय संवेग है, इनके मान यदि हमारे क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, तब हमारा पिंड जो है वो क्या होता है, हमारा पिंड जो है वो यांत्रिक संतुलन की अवस्था में होता है। कब, जब रेखीय संवेग और कोणीय संवेग यानी P वेक्टर और L वेक्टर दोनों का मान समय के सापेक्ष क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उस समय हमारा पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में होता है, यांत्रिक संतुलन की अवस्था में होता है। तो एक के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल 0 करना पड़ेगा, और दूसरे के लिए आपको क्या 0 करना पड़ेगा, बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण जो है वो आपको 0 करना पड़ेगा। और ये दोनों जब 0 होते हैं तब अपना पिंड कौन सी अवस्था में होगा, तब अपना पिंड यांत्रिक संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो पिंड पर यदि अपने क्या करें, बाह्य परिणामी बल का मान F वेक्टर लें। बाह्य परिणामी बल जो है, बाह्य परिणामी बल यदि कितना है, F वेक्टर है, तो F वेक्टर यानी आपके पास में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और ऐसे करते करते Fn वेक्टर, ये अपने पास में क्या है, बाह्य परिणामी बल है। इसका मान आपके पास में कितना होता है, इसे आप ये भी तो लिख सकते हो, F वेक्टर। अपने पढ़ा था कि F वेक्टर जो है किसके इक्वल होता है, dp वेक्टर बटा dt के इक्वल होता है। यदि अपने पास में यदि F वेक्टर इक्वल कितना हो, 0 हो, F वेक्टर इक्वल 0 हो, तो अपना dp वेक्टर बटा dt जो है वो भी कितना होगा, 0 होगा। यानी p वेक्टर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी p वेक्टर जो है अपना यहाँ क्या है, नियत है या अपरिवर्तित है। यानी जब पिंड पर बाह्य बल का मान 0 होता है उस समय संवेग, रेखीय संवेग जो है वो क्या रहता है, पिंड का नियत रहता है। कब, जब F इक्वल 0 होता है तब p वेक्टर इक्वल क्या रहता है, 0 रहता है। यानी इसमें पिंड के अंदर कौन सी गति नहीं होगी, इसमें पिंड में स्थानांतरण गति जो है वो नहीं होगी और पिंड जो है वो रेखीय संतुलन की स्थिति में होगा। और जब क्या होगा, यही बात अपने फिर से लिखे कि यदि पिंड पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण टो वेक्टर है, तो एक तो टो वेक्टर किसके इक्वल होगा, टो वेक्टर इक्वल होगा टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 और ऐसे करते करते क्या आएगा, ये टो n। ठीक है, ये लिखेंगे। और अपना टो वेक्टर जो है इसे या आप ये भी तो लिख सकते हो समीकरण के साथ में, टो आई वेक्टर 1 से लेकर के n तक। और जो आपके पास में कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, dl बटा dt होता है। टो वेक्टर इक्वल dl वेक्टर बटा dt होता है। कल जो फॉर्मूला हम लोगों ने व्युत्पन्न किया था, यदि पिंड पर लगने वाले बल आघूर्ण टो वेक्टर का मान कितना है, 0 है। यदि टो वेक्टर इक्वल 0 है तो dl बटा dt का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी L जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी क्या है, मान इसका
कांस्टेंट है यानी अपरिवर्तित है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 होगा उस समय पिंड कौन सी अवस्था में होगा, उस समय पिंड घूर्णी संतुलन की अवस्था में होगा। तो दो प्रकार के संतुलन हो गए, एक रेखीय संतुलन और एक आ जाता है यहाँ पर घूर्णी संतुलन। दोनों संतुलन जो है पिंड के कब होंगे, जब आपके पास में एफ वेक्टर इक्वल 0 होगा तब रेखीय संतुलन होगा, और जब टो वेक्टर इक्वल 0 होगा तब आपके पास में कौन सा संतुलन होगा, इसका घूर्णी संतुलन होगा। और दोनों का मान 0 होने पर अपना पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में होगा, पिंड अपना यांत्रिक संतुलन की अवस्था में होगा। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पिंड की संतुलन अवस्था के लिए जरूरी ये शर्त नहीं है कि एफ वेक्टर इक्वल 0 और टो वेक्टर इक्वल 0। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इसके जो घटक है यानी जो दिशाएं हैं एक्स वाई जेड, उन दिशाओं के अंदर भी बल और बल आघूर्ण के मान जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उनके मान जो आपको मिलते हैं वो क्या होने चाहिए, आपके पास में 0 होने चाहिए। ठीक है, यानी यदि अपने क्या कर दें, इनको घटकों में विभाजित कर दें तो ये जो निर्देशांक आएंगे इनके कार्तीय निर्देशांक वो भी स्वतंत्र रूप से क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, देखिए यानी यांत्रिक संतुलन के लिए क्या जरूरी है, कार्तीय निर्देशांकों के लिए आप लोग लिखोगे कि एक तो एफ आई वेक्टर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए, और एक आप लोगों ने लिखा है कि अपना टो आई वेक्टर जो है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परंतु यांत्रिक संतुलन के लिए इसके साथ साथ जो इसके घटक है वहाँ पर स्वतंत्र रूप से तीनों घटक जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी एफ आई एक्स जो आपके पास में आने वाला है वो भी आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ आई एक्स वेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। इसी तरीके से एफ आई वाई वेक्टर भी 0 होना चाहिए, और इसी तरीके से एफ आई जेड वेक्टर जो है ये भी 0 होना चाहिए। इन सभी का मान 1 से लेकर के n तक है, 1 से n तक है। ठीक है, और इसी तरीके से बल आघूर्ण के लिए भी क्या होना चाहिए, बल आघूर्ण जो है इसके भी घटकों का मान अलग अलग दिशाओं में 0 होना चाहिए। और इसी तरीके से 0 मान क्या होना चाहिए, इनका 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी जो तीनों आपके पास में घटक है एक्स वाई और जेड, इन तीनों घटकों के अंदर भी मान हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अकेला ये ज़रूरी नहीं है कि कुल मान जो है वो 0 हो, इसके साथ साथ जो घटकों में जब इन्हें वियोजित करते हैं टो आई एफ आई को, तो इनके घटकों का जो योग आएगा वो भी अलग अलग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आवश्यक शर्त है किसके लिए, पिंडों के यांत्रिक संतुलन के लिए। नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपनी। एक दो बातें इसमें और बचती है वो भी आपको पहले बता देता हूँ। जो संतुलन अवस्थाएं हैं इनमें अपने एक तो होती है स्थैतिक संतुलन अवस्था और एक होती है गतिक संतुलन अवस्था। तो दो प्रकार के संतुलन हो जाते हैं स्थानांतरण के लिए, एक तो स्थैतिक स्थानांतरणीय संतुलन और एक हो जाता है स्थैतिक स्थानांतरणीय संतुलन, और एक हो जाता है गतिक स्थानांतरणीय संतुलन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के संतुलन जो अपने पास में हो जाते हैं, एक तो स्थैतिक स्थानांतरणीय और एक गतिक स्थानांतरीय, और एक होता है गतिक स्थानांतरीय संतुलन। इसी तरीके से एक होता है घूर्णी स्थानांतरीय संतुलन, और एक होता है आपके पास में जो स्थानांतरीय संतुलन है। इसके अलावा एक होता है स्थैतिक घूर्णी संतुलन और एक होता है गतिक घूर्णी संतुलन। तो दो प्रकार के संतुलन अपने इसमें और होते हैं। ये कहाँ से आते हैं, देखिए जैसे आपके पास में क्या है, बल एफ वेक्टर का मान 0 है, बल एफ वेक्टर का मान क्या है, 0 है। तो इसमें पिंड का रेखीय संवेग जो है, पिंड का रेखीय संवेग ये क्या है, नियत है। जब ये नियत है तो पिंड किस प्रकार के संतुलन में है, स्थानांतरीय
संतुलन की अवस्था में है। कौन से संतुलन की अवस्था में? स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में है। यहाँ देखिए, आप लोगों ने जैसे जड़त्वों में पढ़ा था कि एक तो होता है आपके पास में कोई पिंड गतिशील अवस्था में होता है, एक विराम अवस्था में होता है। यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बना रहता है जब तक बल आरोपित ना हो, और एक समान वेग से गति कर रहा है तब वो एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। इसी तरीके से यदि एफ वेक्टर का मान आप लोग 0 करते हो तो यहाँ 2 कंडीशन बन सकती है। एक तो पिंड आपका क्या होगा, पहले से ही संतुलन की अवस्था में होगा या स्थितिक अवस्था में होगा, विराम अवस्था में होगा। जब वो विराम अवस्था में होता है तब आप क्या कर रहे हो, एफ वेक्टर का मान 0 रख रहे हो। उसमें उसका जो स्थानांतरीय संतुलन होता है उसे आप लोग किस नाम से जानते हो? उसे जानते हो स्थैतिक स्थानांतरीय संतुलन के नाम से। और एक आपका पिंड क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, और उसमें आप लोग क्या करते हैं, उस पर कोई बल आरोपित नहीं करते, वो एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है। उसमें उसका जो संतुलन होता है वो होता है गति स्थानांतरीय संतुलन। ठीक है, तो ये जो ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं इनका क्या मतलब है कि अपने रेखीय संवेग को नियत रख रहे हैं, बाहर से बल जो एफ वेक्टर लग रहा है उसे भी 0 कर रहे हैं, पर यहाँ 2 शर्तों के साथ, एक तो स्थैतिक स्थानांतरीय संतुलन और एक गतिक स्थानांतरीय संतुलन के साथ। एक तो अपना पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में, उसमें कोई बल नहीं लगाना है। एक जब अपना पिंड जो है वो गतिशील अवस्था में, तब कोई बल नहीं लगाना है। दोनों इसमें अपने रेखीय संवेग को क्या रख सकते हैं, नियत रख सकते हैं। किसको 0 करके, एफ वेक्टर को 0 करके। तो ये 2 प्रकार का संतुलन यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से घूर्णी गति के अंदर भी आप लोग क्या करते हो, टो इक्वल 0 करते हो, जिससे कोणीय संवेग जो आपके पास में आता है, कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। इसमें पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में है, घूर्णी या घूर्णन संतुलन की अवस्था में है। अभी यहाँ भी आपके पास में 2 प्रकार का घूर्णी संतुलन हो सकता है। एक तो हो सकता है स्थैतिक और एक हो सकता है गतिक। और इसका मतलब भी वही है जो यहाँ निकला था। एक में तो क्या है, आपका पिंड पहले से विराम अवस्था में और बल आघूर्ण नहीं लगा रहे हो तो वो घूमेगा भी नहीं, तो वो कौन सी संतुलन की अवस्था है, स्थैतिक घूर्णी संतुलन की अवस्था है। एक में आपका पिंड क्या कर रहा है, लगातार गति कर रहा है और उस पर आप लोग बल आघूर्ण आरोपित नहीं करते हो, जिससे नियत कोणीय वेग से वो गति करेगा। उसमें उसकी कौन सी संतुलन की अवस्था होगी, गतिक घूर्णी संतुलन की अवस्था होगी। ठीक है, इसके साथ साथ अपने एक टॉपिक और आता है इसमें, जिसे अपने बोलते हैं बल युग्म के नाम से। देखिए, बल युग्म क्या होता है। आपके पास में बल युग्म के अंदर 2 बल होते हैं और दोनों बल जो है उनकी क्रिया रेखा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है और दिशा भी क्या होती है, विपरीत होती है। वो जो बल लगते हैं उन्हें अपने जानते हैं बल युग्म के नाम से। तो बल युग्म, बल युग्म का क्या मतलब है, बल युग्म का मतलब है जैसे ये एक पिंड है, यदि एक पिंड पर 2 बल कार्य कर रहे हो, जैसे एक F1 वेक्टर है और एक F2 वेक्टर है। एक ही पिंड पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं। एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, दोनों की दिशा विपरीत है। एक नीचे की ओर कार्य कर रहा है, दूसरा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, परंतु इनकी क्रिया रेखा क्या है, दोनों की भिन्न भिन्न है। तो 2 समान परिमाण के विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल जिनकी क्रिया रेखा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है बल युग्म के नाम से। तो सामने जो आपके डायग्राम बना हुआ है ये किसको बता रहा है, ये बल युग्म को बता रहा है। ठीक है, और बल युग्म के कारण पिंड पर क्या लगता है, बल युग्म के कारण पिंड पर लगता है बल आघूर्ण। जब पिंड पर आप लोग क्या कार्यरत कराते हो, बल युग्म को कार्यरत करवाते हो, उसमें पिंड पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। पिंड पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और पिंड किस प्रकार की गति करता है, उसमें पिंड जो है अपना घूर्णी गति जो है वो करता है। ठीक है, उसमें बल युग्म जब कार्य करता है तो पिंड पर क्या आरोपित होता है, बल का आघूर्ण आरोपित होता है। और पिंड किस प्रकार की गति करता है, अपना घूर्णी गति जो है वो पिंड करता है। यहाँ जो बल ये लग रहे हैं, दोनों बलों के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परंतु दोनों बलों की दिशा जो है वो क्या होती है, विपरीत। तो परिमाण बराबर है, दिशा क्या है, विपरीत है। ये माइनस जो है वो क्या बता रहा है कि F1 वेक्टर जो बल है उसकी दिशा F2 वेक्टर की तुलना में क्या है, विपरीत है। तो इस प्रकार जब बल युग्म कार्य करता है तब पिंड क्या करता है, घूर्णी गति करता है। यहाँ ये स्थानांतरण गति तो नहीं करेगा, परंतु किस प्रकार की गति करेगा, ये घूर्णन गति जो है वो अवश्य करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ बल युग्म कार्य कर रहे हैं तो ये बल आघूर्ण कार्य करेगा और पिंड क्या करेगा, घूर्णी गति करेगा। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जैसे जो चुंबकीय सुई होती है, जो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई होती है, इस तरीके से
एक n होता है, एक s होता है। इस सुई पर जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब ये क्या करती है, ये इस तरीके से गति कर सकती है, ऊर्ध्वाधर तल में गति कर सकती है, परंतु घूर्णन गति तो ये करेगी, परंतु स्थानांतरण गति जो है वो ये नहीं कर पाती। यानी ये जो आपके पास में चुंबकीय सुई है, इसके अंदर किस प्रकार की गति देख सकते हो आप लोग, घूर्णन गति देख सकते हो, परंतु स्थानांतरण गति जो है वो इस चुंबकीय सुई में अपने नहीं होती है। तो ये अपने टॉपिक है छोटा सा बल युग्म। इसके बाद में अपने नया टॉपिक आता है, वो टॉपिक अपना है आघूर्णों का सिद्धांत। ठीक है, आघूर्णों का सिद्धांत देखिए अपने को क्या बताता है। अपना टॉपिक है आघूर्णों का सिद्धांत। अपना नया टॉपिक है आघूर्णों का सिद्धांत। तो देखिए आघूर्णों का सिद्धांत जो वो अपने को क्या बताता है, आघूर्णों का सिद्धांत जो वो अपने को बताता है कि अपने पास में जो कोई एक पिंड है, उस पिंड के घूर्णी संतुलन में होने के लिए क्या जरूरी है, उसके बारे में ये अपने को बताता है कि उस पर अपने को ये पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर जितने बल कार्य कर रहे हैं उन बलों का बल आघूर्ण जब आप लोग ज्ञात करते हो, यानी आप लोग क्या करते हो, इसमें कोई एक बिंदु लेते हो और इस बिंदु पर क्या हो रहे हैं, विभिन्न बल कार्य कर रहे होते हैं। एक बिंदु लेते हो और इस बिंदु पर क्या होते हैं, विभिन्न बल कार्य कर रहे होते हैं। इन विभिन्न बलों का इस बिंदु के परितः जब आप लोग लेते हो बल आघूर्ण, जब इनका क्या लिया जाता है, बल आघूर्ण लिया जाता है, तो इस बल आघूर्ण का बीजगणितीय योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो किसी पिंड के घूर्णी संतुलन में होने के लिए क्या जरूरी है, किसी पिंड के घूर्णी संतुलन के लिए, तो किसी पिंड के घूर्णी संतुलन के लिए क्या जरूरी है कि उस पिंड के अंदर अपने एक बिंदु लेते हैं और वो बिंदु इस प्रकार का है कि उस पर क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बल आरोपित हो रहे हैं। यानी कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर क्या है, विभिन्न प्रकार के बल जो है वो क्या कर रहे हैं, कार्यरत हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बिंदु है जिस पर विभिन्न प्रकार के बल कार्यरत हो, तो यहाँ जो इनका बल आघूर्ण आएगा इस बिंदु के परितः, उन बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग कितना प्राप्त होना चाहिए, आपको 0 प्राप्त होना चाहिए। यदि इनका बीजगणितीय योग 0 प्राप्त हो जाएगा तब आपका पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में होगा, आपका पिंड जो है वो घूर्णी संतुलन की अवस्था में होगा। यानी आपको एक पिंड लेना है, उसके अंदर कोई एक बिंदु लेना है जिस पर क्या है, विभिन्न प्रकार के बल कार्यरत हो, और उस बिंदु के परितः जितने आघूर्ण आ रहे हैं, उन बलों के आघूर्ण आ रहे हैं, उन सभी का बीजगणितीय आप लोगों को योग कर लेना है। और योग करने के बाद में वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसमें आपका पिंड जो वो कौन सी अवस्था में होगा, घूर्णी संतुलन की अवस्था में होगा। और इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने आघूर्णों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आघूर्ण आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज है तो उन्हें तो अपने लेंगे धनात्मक, और अगर क्लॉकवाइज है तो उन्हें अपने लेते हैं ऋणात्मक। इसके लिए अपने एक उत्तोलक लेते हैं। आघूर्णों के सिद्धांत को समझने के लिए अपने क्या करते हैं, एक उत्तोलक लेते हैं जिस पर मान लेते हैं कि 2 बल कार्य कर रहे हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, और इनका परिणामी बल जो है वो क्या है, R वेक्टर है। तो अपने क्या करते हैं, एक आदर्श उत्तोलक लेते हैं, आइडियल लीवर जिसे बोलते हैं, एक लेते हैं आदर्श उत्तोलक। ठीक है, और इस आदर्श उत्तोलक जो है इस पर 2 बल कार्यरत मान लेते हैं। जैसे ये आपका एक आदर्श उत्तोलक है, ये इसका कोई पॉइंट है, इस पर 2 बल कार्यरत मान लेते हैं। एक तो आपके पास में F1 वेक्टर है और एक बल जो है वो कौन सा है, F2 वेक्टर है। ये आपका बिंदु O है, यहाँ क्या लगेगा, एक परिणामी बल R लगेगा। ये दूरी मान लेते हैं D1 है और ये दूरी मान लेते हैं कितनी, आपके पास में D2 है। तो ये D1 और D2 दूरियों पर क्या है, केंद्रित है, और
ये जिस पॉइंट O पर है उसके सापेक्ष ये क्या कर सकता है, वर्ताकार कक्ष में घूम सकता है। ठीक है, R इसके अंदर क्या है, R प्रतिक्रिया बल है। तो यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए यदि उत्तोलक अपना कौन सी अवस्था में है, यांत्रिक संतुलन की अवस्था में है। देखिए यदि आप लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर जो आपका आघूर्ण आएगा उसे आप लोग क्या लोगे, प्लस का लोगे, और अगर आप लोग क्लॉकवाइज जाते हो तो उसमें जो आघूर्ण आएगा उसे हम लोग किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। ठीक है, तो उत्तोलक को मान लेते हैं कि कौन सी अवस्था में है, उत्तोलक जो अपना है वो यांत्रिक संतुलन की अवस्था में है। अपने मान लेते हैं कि उत्तोलक कौन सी अवस्था में है, उत्तोलक यांत्रिक संतुलन की अवस्था में है। मान लिया कि उत्तोलक जो वो कौन सी अवस्था में है, यांत्रिक संतुलन की अवस्था में। यदि अपना उत्तोलक यांत्रिक संतुलन की अवस्था में तो उत्तोलक के स्थानांतरणीय या स्थानांतरीय संतुलन के लिए क्या जरूरी है, स्थानांतरीय संतुलन के लिए जरूरी है कि R माइनस F1 माइनस F2 जो आप लोग करोगे वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो आपका R F1 F2 जो आप लोग लिख रहे हो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जिससे आपके पास में R जो है, जिससे R जो है वो किसके बराबर आएगा, F1 प्लस F2 के बराबर आएगा। देखिए यदि आपका उत्तोलक जो है वो कौन सी अवस्था में है, स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में, तो उसमें R जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, F1 और F2 के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सोच करके देखो, जैसे ये आपका एक उत्तोलक है, ठीक है, ये क्या है, एक उत्तोलक है। दो बल लग रहे हैं, एक बल इस तरफ लग रहा है नीचे की ओर और दूसरा बल लग रहा है नीचे की ओर। दो बल नीचे की ओर खींच रहे हैं और अपने बोल रहे हैं कि ये कौन सी अवस्था में है, स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में है। जब ये स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में होगा तो ये गति नहीं करना चाहिए, ये किस ओर नहीं आना चाहिए, नीचे की ओर नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये ऊपर की ओर भी नहीं जाना चाहिए, तभी ये कौन सी अवस्था में होगा, स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में होगा। अब अपने बोल रहे हैं दो बल F1 और F2 नीचे की ओर लग रहे हैं और पिंड कौन सी अवस्था में है, स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में, तो पक्का एक बल ऊपर की ओर जो लग रहा है वो इन दोनों के जोड़ के क्या है, बराबर है। तभी ऐसा संभव है कि जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही बल किस ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यदि ये दोनों बल बराबर लग रहे हैं, यानी F1 प्लस F2 को जोड़ोगे वो किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर आ रहा है, तो उसी अवस्था में आपका पिंड जो है वो कौन सी अवस्था में होगा, स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में होगा। यदि दोनों में से किसी एक बल का मान, इन बलों का मान कम ज़्यादा होता, या तो ये नीचे आता या ये ऊपर चला जाता, ये यांत्रिक संतुलन की अवस्था में नहीं होता। परंतु अपने ये मान करके चल रहे हैं कि अपना जो पिंड है वो कौन सी अवस्था में है, यांत्रिक संतुलन की अवस्था में है। ये यांत्रिक संतुलन की अवस्था में, इसका मतलब इसमें स्थानांतरीय संतुलन भी है और इसमें घूर्णन संतुलन भी है। तो दोनों प्रकार के संतुलन हमारे पास में यहाँ पर है। तो जिससे आप लोग क्या करोगे, R का मान ज्ञात करोगे जो किसके बराबर आएगा, F1 प्लस F2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, घूर्णी संतुलन की बात करते हैं। घूर्णी संतुलन, अब अपने देखते हैं इसमें घूर्णी संतुलन के लिए घूर्णी संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, घूर्णी संतुलन के लिए जरूरी है कि समेशन टो जो आप लोग करो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी जो आपके पास में बल आघूर्ण आ रहे हैं उन बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि उनका बीजगणितीय योग 0 आता है तब आपका पिंड कौन से संतुलन की अवस्था में होगा, घूर्णी संतुलन की अवस्था में होगा। तो अपने बात करते हैं आलंबन बिंदु O जो है, जहाँ से ये लटकाया गया है उस बिंदु O की बात करते हैं। बिंदु O के प्रति क्या करते हैं, हम लोग आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। और बिंदु O के प्रति यदि आप लोग आघूर्ण O का मान ज्ञात करोगे, एक तो ये भुजा इस पर लंब है तो 90 डिग्री, उसका कोई चक्कर है ही नहीं है, तो आपको सीधा दिख ही रहा है। टो का फॉर्मूला लिखते हो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, क्रॉस को हटाते हो तो लिखते हो R F साइन थीटा, तो थीटा 90 डिग्री। तो टो यहाँ से यदि आप लोग देखो तो कितना आएगा, एक तो आएगा D1 F1 और एक आएगा माइनस का D2 F2, किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी आपका D1 F1 बराबर है किसके, D2 और F2 के। ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, घूर्णी संतुलन से लिखा है, क्योंकि घूर्णी संतुलन के लिए कुल बल आघूर्णों का योग 0 होना चाहिए। बल आघूर्ण ज्ञात किया तो ये तो आपके पास में भुजा है, ठीक है, भुजा कितनी है, ये D1 है और
इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, F1 है। तो D1 और F1 को मल्टीप्लाई किया, बल आगुण आया। इसी तरीके से D2 F2 को मल्टीप्लाई किया, आपका τ2 का मान आया। तो ये τ1 और यहाँ से क्या मिला, आपको τ2 मिला। परंतु ऐसा हम लोगों ने बोला है कि यदि आप लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तब तो प्लस का लेते हैं, इसे प्लस का ले लिया, और यदि क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसे किसका लिया है, माइनस का लिया है। तो क्लॉकवाइज जाने पर हम लोगों ने इसे किस प्रकार लिख दिया है, क्लॉकवाइज जाने पर हम लोगों ने इसे नेगेटिव लिख दिया, जिससे आपके पास में ये मान कितना आ गया, D1 F1 बराबर D2 F2 आ गया। ठीक है, अपने F1 जो होता है, F1 के ऊपर अपने क्या करते हैं, सामान्यतः जो हमारा F1 होता है उत्तोलक में, F1 जो होता है यहाँ पर क्या होता है, कोई भार रखा होता है। जो F1 होता है यहाँ पर सामान्यतः क्या किया जाता है, कोई भार रखा जाता है। और F2 जो होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई प्रयास बल लगाया जाता है, जिससे कि इस भार को क्या किया जा सकता है, ऊपर उठाया जा सकता है। तो F1 को हम लोग लिख देते हैं भार और F2 को लिख देते हैं प्रयास। और जो D1 दूरी है इसे लिख देते हैं भार की भुजा, और D2 को लिख देते हैं प्रयास की भुजा। D1 जो है ये किसकी भुजा है, भार की भुजा, और D2 जो है ये किसकी भुजा है, प्रयास की भुजा। ठीक है, तो ये आदर्श उत्तोलक हमारे पास में, ये कुछ एक उस तरीके का है जैसे आप लोग देखते हो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देखा होगा आपने किसी पार्क वगैरह में, एक इस प्रकार का उत्तोलक होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है। जब उनका वजन कम ज़्यादा होता है तब क्या होता है, इस तरीके से वो आगे पीछे गति करता है। परंतु जब दोनों का वजन बराबर हो जाता है, दूरी बराबर हो जाती है, तब क्या हो जाता है, ये आगे पीछे गति करना बंद कर देता है। तो अपने F1 जो होता है यहाँ पर सामान्यतः क्या किया जाता है, कोई भार रखा जाता है, और F2 जो साइड है वहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है या कोई बल लगाया जाता है, जिससे ये भार जो इसे अपने क्या किया जा सके, ऊपर उठाया जा सके। तो D1 जो है इसे हम लोग कहते हैं भार भुजा, और D2 को कहते हैं प्रयास भुजा। F2 जो बल लग रहा है इसे जानते हैं प्रयास बल के नाम से, और F1 को हम लोग कहते हैं भार। तो इससे आपके पास में ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है भार गुणा भार भुजा। ये फॉर्मूला जो है ये क्या बन जाता है, F1 की जगह लिख देते हैं भार, और D1 की जगह लिख देते हैं भार की भुजा। D2 की F2 की जगह लिख देते हैं प्रयास, और D2 की जगह क्या आ जाता है, प्रयास की भुजा या प्रयास भुजा, प्रयास या प्रयास की भुजा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम जो है वो लिख सकते हैं। और F1 F2 का जो अनुपात है, F1 F2 का जो अनुपात है, F1 व F2 का अनुपात, इसे अपने कहते हैं यांत्रिक लाभ। इसे क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ, MA, मैकेनिकल, और ए का मतलब आप लोग एफिशिएंट ये बोल सकते हो, लब्धि जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ MA से अपने क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं। ठीक है, आगे ये किसके बराबर आ जाता है अपना, ये बराबर आ जाता है F1 बटा F2 के, यानी भार बटे प्रयास। किसके बराबर आ जाता है, भार बटे प्रयास के, जो किसके बराबर है, D2 अपॉन D1 के बराबर है। तो आपका MA का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है F1 बटे F2, और किसके बराबर, D2 बटा D1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो यांत्रिक लाभ अपना किसके बराबर आ गया, F1 बटे F2 के, और किसके बराबर है, ये D2 बटा D1 के बराबर है, यानी भार गुणा भार की भुजा, प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। और यांत्रिक लाभ MA, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं इसे, एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये जो अपना मैकेनिकल एडवांटेज है, यानी ये लब्धि गेन, आप लोग जो भी बोलो इसे यांत्रिक लाभ लिख सकते हो या मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हो, ये किसके बराबर आता है, F1 अपॉन F2 और D2 अपॉन D1 के बराबर आता है। यानी आप लोग देख सकते हो कि इनमें जो संबंध आ रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती का है। यदि आप लोग भुजा की लंबाई, प्रयास भुजा की लंबाई क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो प्रयास भुजा की लंबाई बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, प्रयास भुजा की लंबाई बढ़ा करके आप लोग कम बल लगा करके भी क्या कर सकते हो, अधिक भार को उठा सकते हो। क्यों, क्योंकि ये अपने जो राशियाँ आ रही है ये क्या आ रही है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। जैसे F2 और इसे देखें अपने, इन्हें आपस में देखें तो व्युत्क्रमानुपाती मान जो है इनका अपने प्राप्त होता है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस लंबाई को बढ़ा करके क्या कर सकते हो, अपने लाभ जो है, यांत्रिक लाभ जो है, इसका मान आप लोग बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिससे आपको
कम प्रयास के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, अधिक वजन को उठा सकते हो। ठीक, ये अपने पास लाभ है किसका, जो उत्तोलक है, आदर्श उत्तोलक जो है उसका। ठीक है, और ये अपना टॉपिक था अगुणों का सिद्धांत, जिसके अंदर अपने क्या देखा है, जिसके अंदर अपने देखा है कि अगुणों का सिद्धांत अपने को कहता है कि कोई एक स्थिर बिंदु है, इसके प्रति यदि आप लोग घूर्णी संतुलन में पिंड को रखते हो तब क्या जरूरी है कि उस बिंदु के साथ प्रति जितने भी बल आघूर्ण है उनका योग क्या हो, 0 हो। बचा हुआ ये चैप्टर जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।